हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास तीसरी क्रांति पार्ट 2। इसके पहले मैं क्रांति सीरीज़ के 2 बुक अपलोड कर चुकी हूँ, पहली क्रांति और दूसरी क्रांति। आप मेरे इसी चैनल पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मोटरसाइकिल सड़क पर वायु के वेग से दौड़ रही थी। तभी उसकी दृष्टि हैंडल पर पड़ी। वहाँ एक गत्ता लटका हुआ था। गत्ते पर लिखे शब्द को देखते ही वह चौंका। क्रांति का देवता। पढ़ते ही वह चौंक पड़ा। एक बार फिर उसे क्रांति के देवता की कार्यप्रणाली से प्रभावित होना पड़ा। लेकिन बिना सोचे समझे वह खूनी सड़क पर मोटरसाइकिल को उड़ाता ले गया। सड़क पर रोड लैंपों का प्रकाश था, लेकिन दूर दूर तक उसकी मोटरसाइकिल के अतिरिक्त अन्य कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। न जाने विकास के दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहे थे। एकाएक वह चौंक पड़ा। उसके कानों में एक आवाज़ पड़ रही थी। उसने ध्यान से सुनी। कोई कह रहा था, मिस्टर विकास, 1 मील बाद बाईं ओर एक मोड़ आएगा, आप उसी ओर मुड़ जाना। विकास का चौंकना स्वाभाविक था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर भी वह बोला, आप कौन है? अगर सामने होता तो बाएं हाथ से दाएं पैर का घुटना खुजाता। उसके कानों से आवाज़ टकराई, क्रांति का देवता। विकास बुदबुदाया, तुम्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्रांति के देवता की आवाज़ गूंजी, रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से उस मोड़ पर मुड़ जाओ और मैं जिस रास्तों को बताता हूँ उन पर होते हुए वहाँ पहुँचो जहाँ मैं कहता हूँ। इस प्रकार क्रांति का देवता रहस्यमय ढंग से उसे निर्देश देता रहा। उसी के निर्देश पर मोटरसाइकिल जंगल में पहुँच गई। घने जंगल से उसे क्रांति का देवता का आदेश मिला कि मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दो। उसने आदेश का पालन किया। मोटरसाइकिल छोड़कर अभी वह मुश्किल से 10 कदम घने जंगल में घुसा ही था कि अचानक उसके समीप का ही एक मोटा पेड़ थोड़ा सा हिला। उसकी जड़ से एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा बन गया। वह तेजी से उस तरफ घूमा। उसी क्षण उस दरवाजे से सुनहरे नकाब और लिबास में लिपटा क्रांति का देवता प्रकट हुआ। उसे देखते ही विकास एकदम सावधान होकर खड़ा हो गया। मेरे साथ आओ, क्रांति के देवता ने कहा। उसके बाद वे दोनों उस पेड़ के द्वार में दाखिल हो गए। नीचे तक वे सीढ़ियों के जरिए गए। पेड़ का द्वार खुद बंद हो गया। इस समय वे जंगल के नीचे बने एक तहखाने में थे। उस जगह मशालें जल रही थी, जिनका पर्याप्त प्रकाश वहाँ फैला हुआ था। एक हॉल जैसे स्थान पर जाकर क्रांति का देवता विकास की ओर घूमा तथा उसकी लाल आँखें उसकी आंखों में डालकर बोला, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन ये चक्कर क्या है? विकास उससे नज़रें मिलाकर बोला, विजय गुरु क्या चाल चल रहे हैं? गुरु तुम्हारे हैं, मैं भला क्या जानूं? क्रांति का देवता बोला, वैसे मैं पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जब पता लग जाएगा तो बता दूंगा। वैसे यह समय किसी बात को समझने का नहीं है, बल्कि तेजी के साथ कुछ करने का है। यह मानना होगा तुम्हारे विजय गुरु सबके गुरु हैं। मुझे लगता है कि वे सबसे अलग हैं। ऐसी साजिश रच रहे हैं जिससे विदेशियों का तख्ता उलट जाए। अब मेरे लिए क्या काम है? इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम तुम्हारे लिए ही है, क्रांति के देवता ने कहा। तुम जानते हो कि विदेशियों के विरुद्ध अपनी इस क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास पर्याप्त शस्त्र नहीं है। आप समस्या बताइए, क्या हमें भारतीय सरकार से सहायता मिल सकती है? आपका मतलब शायद भारत से शस्त्र मंगाने से है, विकास बोला। बिल्कुल ठीक समझे। ये बात मैं गारंटी से नहीं कह सकता, विकास ने कहा। केवल कोशिश की जा सकती है, परंतु उसके लिए भी साधन की आवश्यकता है। साधन मेरे पास है, क्रांति के देवता ने कहा। मेरे पास एक काफ़ी शक्तिशाली ट्रांसमीटर है, जिसके जरिए सब सरलता से हम भारतीय सरकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों ने निश्चय किया
कि भारतीय सरकार से शस्त्रों की सहायता ली जाए। क्रांति का देवता उसे ट्रांसमीटर तक ले गया। ट्रांसमीटर पर भारतीय सरकार से संबंध स्थापित करने की चेष्टा की जाने लगी। 15 मिनट के निरंतर और कठोर परिश्रम के पश्चात विकास को भारतीय मिलिट्री के जनरल से संबंध स्थापित करने में सफलता मिल गई। दूसरी ओर से जनरल का स्वर उभरा, हेलो हेलो, यस, आप कौन है? ओवर, कृपया हमारा संबंध माननीय राष्ट्रपति से स्थापित किया जाए। ओवर, विकास के मुंह से सीक्रेट सर्विस के चीफ पवन जैसी बराई हुई आवाज़ निकली। इस आवाज़ से प्रत्येक बड़ा अधिकारी परिचित था। सब अच्छी तरह जानते थे कि यह आवाज़ सीक्रेट सर्विस के चीफ की है और हर हालत में इस आवाज़ के आदेश का पालन किया जाता है। इस आवाज़ को सुनते ही दूसरी ओर से बोलने वाला जनरल चौंक पड़ा और एकदम आदेशात्मक स्वर में बोला, ओ आप? यस, विकास ने पवन जैसे बराए स्वर में कहा। समय कम है, जल्दी संबंध जोड़ दिया जाए। ओके सर, जनरल का स्वर उभरा, जैसा आदेश। ओवर। इसके पश्चात कुछ क्षणों बाद ही ट्रांसमीटर पर भारत के राष्ट्रपति का स्वर उभरा, हेलो हेलो, राष्ट्रपति हियर। ओवर। माननीय राष्ट्रपति जी को मेरा प्रणाम, विकास ने पवन के स्वर में कहा। बोलिए, राष्ट्रपति ने कहा। आज सीधा मुझसे संबंध स्थापित करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? सीक्रेट सर्विस को आपसे कुछ सहायता की आवश्यकता है। ओवर, विकास बोला। क्या? ओवर, हमें कुछ शस्त्रों की आवश्यकता है, विकास ने कहा। कदाचित आपको विदित होगा कि हमारे देश के पड़ोस में एक आज़ाद स्टेट गुलशनगढ़ है, जिसे तीनों देश यहाँ के शासक बन गए हैं। भारतीय सीक्रेट सर्विस के अधिकांश सदस्य आजकल यही हैं। हम गुलशनगढ़ की युवा क्रांतिकारी पार्टी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। विदेशियों का तख्ता पलटने के लिए हमें शस्त्रों की आवश्यकता है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। ओवर। हम खुद भी इस छोटे से देश की मदद करना चाहते थे। दूसरी ओर से माननीय राष्ट्रपति का स्वर उभरा, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम किसी प्रकार सहायता करेंगे तो ये तीनों देश विश्व अदालत पर हम पर दावा कर सकते हैं, जिससे हमारी राजनीतिक स्थिति खराब हो सकती है। आप देश की सहायता कीजिए, भारत का नाम कहीं नहीं आएगा। यही हम भी चाहते हैं, राष्ट्रपति ने कहा। हमने रूस से शस्त्र खरीदे हैं, इन्हीं शस्त्रों को वहाँ बेच सकते हैं। उन पर भारत के स्थान पर रूस की मोहर होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गुलशनगढ़ हमेशा भारत के प्रति वफादार रहेगा। और इस प्रकार राष्ट्रपति को उसने शस्त्र सहायता के लिए तैयार कर दिया। राष्ट्रपति ने बताया कि शस्त्र कल रात एक जहाज के जरिए सागर के रास्ते को भेज दिए जाएंगे। सारा प्लान तय हो गया। उसके बाद संबंध विच्छेद कर दिया गया। क्रांति का देवता उसे अन्य कुछ आवश्यक आदेश देकर चला गया। विकास वहीं बैठा हुआ घटनाओं के विषय में सोच रहा था। तुम बहुत बड़ी गलती कर गए हो शेरा, उसके सामने खड़ा क्रांति का देवता कह रहा था। तुम्हारे पिता गणपत सिंह बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन तुमने उनकी कोई भी बात सुने बिना उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या? चौंक पड़ा शेरा। आप यह क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, क्रांति के देवता ने कहा। जो गणपत सिंह विदेशियों से मिल गया था वह तुम्हारे पिता नहीं थे। उनके मेकअप में कोई अन्य ही था। उनकी हत्या में मैं तुम्हें भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनकी हत्या करके तुमने एक बहुत बड़े देशभक्त होने का सबूत दिया है। इस प्रकार क्रांति के देवता ने शेरा को सब कुछ बता दिया। सुनते सुनते उत्तेजना से शेरा का सारा चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू छलछला गए। उसके कंठ से भराया हुआ स्वर निकला, ये मैंने क्या कर दिया? इस गुनाह के लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकता। अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा शेरा, देशभक्त तो हंसते हैं, क्रांति के देवता ने कहा। तुम तो इतने बड़े देशभक्त हो कि देश के लिए अपने पिता की हत्या करने में एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। भूल जाओ इस बात को कि तुमने देशभक्ति में चूर होकर अपने पिता की हत्या कर दी।
आओ अपने पिता जैसे महान देशभक्त के शव की कसम लो कि विदेशियों से बदला लोगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, शेरा ने आदर से कहा। बोलो, मुझे अपने पिता की लाश को यहाँ लाने की इजाज़त दी जाए। मेरे साथ आओ, क्रांति के देवता ने उससे कहा और उसे साथ लेकर अंदर के एक कमरे में पहुँच गया। यहाँ एक ताबूत रखा था। उसने ताबूत खोल दिया। ताबूत खुलते ही शेरा अवाक सा रह गया। ताबूत में उसके प्यारे पिता की लाश थी। अवाक सा वह उस लाश को देखता रह गया। देखते ही उसकी आंखें छलछला गई और दो आंसू उसके गाल से ढुलक कर नीचे गिर गए। बड़ी हसरत भरी निगाहों से वह अपने पिता की लाश को देखता रह गया। उसे लग रहा था जैसे अब भी उसके पिता बुदबुदा रहे हो। आदमी का जिस्म क्या है। और अंतिम दृश्य याद करते करते शेरा फपक फपक कर रो पड़ा। वह झुका, अपने पिता के मृत शरीर पर हाथ फेरा और बड़ी श्रद्धा के साथ उसने अपने पिता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा ली। आओ शेर, क्रांति का देवता बोला, इस शहीद का अंतिम संस्कार कर दे। शेरा ने शीघ्र ही अपने आंसुओं पर काबू पाया। उसके बाद जंगल में उस ताबूत को ले जाया गया। वहाँ एक चिता तैयार थी। क्रांति के देवता ने कफन के रूप में एक सफ़ेद कपड़ा गणपत की लाश पर ढक दिया। शेरा ने पढ़ा। सफ़ेद कफन पर लहू से लिखा था, देशभक्त बेटे के हाथों शहीद होने वाला एक आज़ादी की राहों में खून बहा देने वाला दीवाना। पढ़कर शेरा एक बार फिर सिसक पड़ा। उसके बाद शेरा ने शव चिता पर रखकर अपने हाथों से अपने पिता को अग्नि दी। चिता जलने लगी। शेरा आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ चिता को देख रहा था। क्रांति के देवता का सुनहरा नकाब भी आंसुओं में भीग गया। चिता को देखता हुआ वह बुदबुदाया, तू इंकलाब की आमद का इंतजार न देख, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। मुख से निकली। शेरा ने एक नज़र क्रांति के देवता को देखा और फिर अपने पिता की चिता की ओर देखता हुआ बोला, कुछ इस तरह खो गया देश के ख्यालों में, मालूम नहीं कुछ अपनी खबर मुझे। देशभक्ति में डूबी ये पंक्तियाँ गूंज रही थी। तभी शेरा को ऐसा लगा जैसे चिता से आवाज़ आई हो, पत्थर का है तकिया, मिट्टी का बिछोना, कसम है तुझे मेरी लाश पे न रोना। पत्थर का है तकिया, मिट्टी का बिछोना, कसम है तुम्हें मेरी लाश पे न रोना। चौंक कर शेरा ने अपने पिता की चिता को देखा। चिता से निकलकर एक आवाज़ फिर शेरा के कानों से टकराई। उसे लगा जैसे उसके पिता कह रहे हैं, खुलासा है ये जोश इस दास्ता का कि जौहर हूँ और जौहर ही जाता हूँ। खून खोल उठा शेरा का, चेहरा सुर्ख हो गया, जिस्म की समस्त नसें तन गई। मन ही मन उसने अपने पिता की जलती चिता की कसम खाई। उसके पश्चात क्रांति का देवता उसे पुनः वहीं ले गया। कुछ समय तक शेरा का मन उदास सा रहा। वातावरण सामान्य हो गया तो क्रांति का देवता बोला, कल तुम्हारे लिए एक विशेष काम है, हुक्म कीजिए। शेरा ने कहा, कल रात एक जलपोत की मदद से भारतीय सरकार यहाँ हमारी सहायता के लिए कुछ शस्त्र भेज रही है। हमें वे शस्त्र सुरक्षित यहाँ पहुँचाने हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, स्टेट के चारों ओर के सागर में विदेशी नेवी सेना लगी हुई है। हमेशा 5 पनडुब्बियाँ और 7 स्टीमर सागर की निगरानी करते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें वे शस्त्र यहाँ पहुँचाने से नहीं रोक सकती, शेरा ने कहा। कहते कहते उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मानो मौत का कफन अपने सिर पर बांध दिया हो। रात काजल की तरह स्याह थी। चारों ओर अंधकार ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। सागर भी एकदम शांत था, मानो अपने किसी प्रिय के विरह में उदास हो। परंतु इस शांत सागर की छाती को 7 स्टीमर और गर्भ को 5 पनडुब्बियाँ बेध रही थी। यह उनका नियम था और इस नियम का पालन बेखूबी किया जाता था। जल सेना के कमांड अमेरिकी जल सेना के जनरल मिस्टर मेंशन के हाथों में थी। इस समय वे अपनी आधुनिक विशाल पनडुब्बी में पड़े एक नारी के जिस्म के साथ रंगरलियां मना रहे थे। जब से मेंशन ने यह कार्य संभाला था,
तब से उनका टकराव किसी से भी नहीं हुआ था। हर रात यूं ही शांति के साथ गुजर जाती थी। आज की रात भी उन्हें कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। कदाचित इसीलिए वे एक नारी जिस्म को भोगने का आनंद ले रहे थे। वे क्या जानते थे कि आज सिरों पे कफन बांधे आज़ादी के दीवाने उन्हीं से टकराने आ रहे हैं। इधर वे रंगलीलों में व्यस्त थे, उधर सागर के तट पर स्वतंत्रता सेनानी कोहनियों के बल पड़े हुए थे। वे सागर को दूर से देख रहे थे। उनमें से एक के जिस्म पर ढीला स्याह लिबास और चेहरे पर दूध जैसे सफ़ेद कपड़े का नकाब था। हाथों में भी सफ़ेद दस्ताने थे। उसके समीप ही स्याह लिबास में 20 नंबर पड़ा था। सफ़ेद लिबास वाला ये नहीं जानता था कि यह 20 नंबर शेर सिंह है। शेरा के समीप ही 37 नंबर था। 37 के करीब 15 और 15 के समीप ही पड़ा था 10 नंबर। वे सब एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे की जान पर अपनी जान न्यौछावर कर सकते थे, जबकि आपस में वे भी ये भी नहीं जानते थे कि नकाब के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। इस समय इन सबका सरदार यह सफ़ेद नकाब वाला था। सबको उसी के आदेशों का पालन करना था। 10 नंबर के रूप में शेरा और 37 नंबर के रूप में सुपर रघुनाथ था। 10 और 15 के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ था यह अभी तक हम नहीं जानते। खैर आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। कुछ देर तक यूं ही शांत पड़े रहे। सबसे पहले हमें दुश्मन के किसी स्टीमर अथवा पनडुब्बी पर कब्जा करना है, सफ़ेद नकाबपोश बोला। मेरे साथ 10 और 37 नंबर आए, 15-20 फिलहाल यहीं रहेंगे। यहाँ तो हम जलपोत के चमकने से पहले स्टीमर अथवा पनडुब्बी लेकर पहुँचेंगे, अन्यथा हमारी चिंता न करके आप लोग जलपोत को सुरक्षित ले जाने की चेष्टा करेंगे। 15 और 20 केवल गर्दन हिलाकर रह गए। सफ़ेद नकाबपोश 10 नंबर और 37 धीरे धीरे रेंग कर सागर में उतर गए। उसके बाद सागर के गर्भ को चीरते हुए वे धीरे धीरे बढ़ते रहे। तैरते तैरते उन्हें 20 मिनट हो गए, परंतु कोई भी सफलता उन्हें हासिल नहीं हो सकी। न जाने सफ़ेद नकाबपोश के दिमाग में क्या आया कि उसने दोनों को अपने पीछे आने का संकेत किया और सागर के गर्भ में डूबी चट्टानों के पीछे पहुंच गया। वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने तैरने इत्यादि का कोई प्रयास नहीं किया और वे तीनों आराम से चट्टानों के पीछे पहुंच गए। उनकी पीठ पर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर थे, जिसके कारण उन्हें सांस इत्यादि लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। इस स्थान पर शांति के साथ बैठे हुए उन्हें 20 मिनट हुए थे कि सेकंड की सुई अभी 21वें मिनट की घोषणा करने जा रही थी कि वे तीनों चौंक पड़े। उस पहाड़ी के सामने थोड़ा सा नीचे पनडुब्बी किसी सर्प की भांति बल खाती हुई इधर ही आ रही थी। सफ़ेद नकाबपोश के साथ साथ 10 और 37 नंबर की आंखें भी चमक उठी। सफ़ेद नकाबपोश तेजी से बोला, नंबर 37 तुम मेरे साथ आओ। 10 नंबर तुम पनडुब्बी के दाईं ओर से बढ़ोगे। यह कहने के पश्चात उसने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्हें एक प्रकार से निहत्ते ही उस पनडुब्बी पर कब्जा करना था। अभी सफ़ेद नकाबपोश और 37 नंबर पनडुब्बी से कुछ ही दूर थे। अचानक पनडुब्बी की ओर से एक तारपिंडो सागर का सीना चीरकर उनकी ओर लपका। सफ़ेद नकाबपोश ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करके 37 नंबर को पानी में एक और धक्का दे दिया और खुद भी एक डुबकी लगा गया। लेकिन इतनी फुर्ती का प्रदर्शन करने के बाद भी लहराता हुआ तारपिंडो सफ़ेद नकाबपोश की बाँह को स्पर्श करता हुआ निकल गया। न चाहते हुए भी सफ़ेद नकाबपोश के कंठ से एक चीख निकल गई। हालांकि तारपिंडो पूरी तरह उसकी बाँह में नहीं घुसा था, केवल स्पर्श करता निकल गया था, परंतु फिर भी उसकी बाँह में किसी बांध टूटी नदी के भांति खून बह निकला। एक क्षण के लिए उसका जिस्म पानी में लहरा ही गया। 37 नंबर ने झपटकर उसे पकड़ा और अभी वह उसकी कुछ सहायता करना ही चाहता था कि सफ़ेद नकाबपोश एकदम संभल कर बोला, चिंता मत करो, कोई खास बात नहीं, पनडुब्बी की ओर बढ़ो। इन शब्दों के साथ घायल नकाबपोश तेजी के साथ पनडुब्बी की ओर बढ़ा। नंबर 37 यानी सुपर रघुनाथ इसकी इस दिलेरी पर चकित रह गया, परंतु यह समय आश्चर्य में डूबकर खोने का नहीं था।
बल्कि काम करने का था। वह भी उसके साथ तेजी से आगे बढ़ा। इस बार सफ़ेद नकाबपोश की नज़र पनडुब्बी के कणकण पर जमी हुई थी, लेकिन उसके बाद उधर से किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। उस समय वे दोनों चौंक पड़े जब पनडुब्बी से 3 सैनिक पानी में कूदे। सफ़ेद नकाबपोश समझ गया कि इन लोगों का इरादा बदल गया है। वे उन्हें मारना नहीं, केवल गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनका यह प्रयास रघुनाथ और सफ़ेद नकाबपोश के पक्ष में था। शीघ्र ही तीनों सैनिक उनके करीब पहुंच गए। उन तीनों के हाथों में मजरगनें थीं। हालांकि सफ़ेद नकाबपोश की बाह में ज़बरदस्त पीड़ा थी, परंतु इस बात की चिंता किए बिना उसने पानी के अंदर एक कमाल की डाई ली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए वह एक सैनिक से लिपट गया। इधर सुपर रघुनाथ दूसरे सैनिक से लिपट चुका था। तीसरा सैनिक आज़ाद भी था और उसके हाथ में गन भी थी, लेकिन वह फायर न करने में विवश था, क्योंकि सफ़ेद नकाबपोश और 37 नंबर उसके दोनों सैनिक साथियों के साथ इस प्रकार गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि उसे फायर करने में अपने ही साथी को गोली लगने का खतरा था। वह आराम से तैरता हुआ उन चारों का युद्ध देख रहा था। इस युद्ध के बीच अचानक नकाबपोश से लड़ने वाले सैनिक ने उसका सफ़ेद नकाब नोच लिया, लेकिन इतना करने के बीच वह सैनिक अपनी गन खो बैठा। यूं कि उधर उसने सफ़ेद नकाबपोश का नकाब नोचा और उधर सफ़ेद नकाबपोश ने एक झटके के साथ उस सैनिक की गन छीन ली। इसके बाद सफ़ेद नकाबपोश ने जो कुछ किया वह इतनी फुर्ती से किया कि कोई भी कुछ नहीं समझ सका। उसकी मजरगन से पलक झपकते ही 2 शोले लपके और उसके लड़ने वाले और आज़ाद खड़ा सैनिक परलोक सिधार गए। इधर केवल एक सैनिक बचा था जो सुपर रघुनाथ से उलझा हुआ था। सफ़ेद नकाबपोश उस पर भी झपटा और एक तेज झटके के साथ उसने उसे रघुनाथ से अलग किया। उसने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और अपनी मजरगन से उसे भी सुला दिया। नंबर 37 यानी सुपर रघुनाथ ने चीख कर सफ़ेद नकाबपोश की ओर देखा। देखते ही वह बुरी तरह उछल पड़ा। उसके होठ बुदबुदा उठे। विकास! वास्तव में सफ़ेद नकाबपोश के पीछे चेहरा विकास का ही था। विकास को इस हालत में यहाँ देखकर वह दंग रह गया। सुपर रघुनाथ के जेहन में एक पिता का दिल मचल उठा। पुत्र को इस हालत में यहाँ देखते ही उसका दिल तड़प उठा। उसका दिल चाहा कि वह अपना काला नकाब नोच ले, विकास को बता दे कि वो उसका पिता है, अपने बेटे को वह सीने से लगा ले, लेकिन नहीं। एकाएक उसके दिल से आवाज़ उठी, क्रांति के देवता के आदेश के मुताबिक किसी को भी अपना रहस्य दूसरे को प्रकट नहीं करना है। विकास के सामने देखकर वह आश्चर्य में डूब गया। उसका दिल उसे गले लगाने के लिए मचला, परंतु रघुनाथ ने अपनी समस्त भावनाओं का गला घोटा। उसने विकास की ओर देखते हुए संकेत से कहा, आप अपना नकाब पहन ले। विकास पानी में तैर गया और अपना तैरता गीला नकाब चेहरे पर चढ़ा लिया। रघुनाथ ऐसी कोई हरकत नहीं होने देना चाहता था कि साबित हो कि वह रघुनाथ है। अभी विकास ने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाया ही था कि अचानक पनडुब्बी की ओर से फायरिंग की आवाज़ आई। उन दोनों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। उसके बाद वे दोनों पनडुब्बी की ओर तैरते चले गए। इस समय उन दोनों के हाथों में मजरगनें थी। अभी वे पनडुब्बी के करीब पहुंचे ही थे कि पनडुब्बी से बाहर एक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ नजर आया। वे समझ गए कि पनडुब्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़े आराम से वे पनडुब्बी के करीब पहुँचे। द्वार खोल दिया गया। द्वार खोलने वाला 10 नंबर था। पनडुब्बी पर उसने कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने पनडुब्बी का रुख सागर के उस किनारे की ओर किया जहां उसके अन्य साथी थे। हेलो हेलो, मेंशन ट्रांसमीटर पर झुका हुआ जेम्स बॉन्ड को सूचित कर रहा था। दुश्मनों ने हमारी पनडुब्बी नंबर 5 पर कब्जा कर लिया है। हम उस पनडुब्बी को सागर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कहीं पता नहीं। और इसका मतलब बागी सागर के युद्ध में भी प्रयत्नशील हो गए हैं। जेम्स बॉन्ड का स्वर उभरा। अब वे जरूर कोई घपला होगा। तुम्हारी बारी है मेंशन, तुम सतर्क रहो। आज सागर में जरूर कोई घपला होगा। दरअसल हमें पनडुब्बी नंबर 5 से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 नकाबपोश उन्हें चमके और उन्होंने उन पर तारपिंडों छोड़ा।
तब हमने उन्हें आदेश दिया था कि वे उनमें से किसी को मारे नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैंने ये भी कहा था कि मैं खुद पनडुब्बी लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो पनडुब्बी गायब थी। खोज में हमें अपने सैनिकों की लाशें मिली हैं। इधर ये वह वार्ता कर रहे थे और उधर वह पनडुब्बी एक चट्टान के पीछे दुबकी हुई थी। उसमें उपस्थित सफ़ेद नकाबपोश यानी विकास, नंबर 37 अर्थात रघुनाथ, नंबर 10 अर्थात शेरा और 15 तथा 20 नंबर अभी सतर्क थे। विकास की बाँ के गांव वाले बाग पर एक पट्टी बांधी गई थी। पनडुब्बियाँ उन्हें तलाश कर रही थी। वह चाहते तो इस स्थान से छुपकर उन्हें नष्ट कर सकते थे, लेकिन इस समय उनका मुख्य काम उन्हें नष्ट करना नहीं था, बल्कि शस्त्रों के जहाज को सफलता के साथ ले जाना है। तथा कुछ देर पश्चात पनडुब्बियाँ उस इलाके से चली गई। रास्ता साफ देखकर उन्होंने पनडुब्बी को समुद्री चट्टान से बाहर निकाला और सागर के बीच की ओर चल दिए। बिना किसी प्रकार की बाधा से वे गुलशनगढ़ के किनारे से काफ़ी दूर आ गए। अब वे दुश्मनों की पनडुब्बी और स्टीमरों की निगाहों से दूर पहुंच चुके थे। वे पनडुब्बी को सागर के गर्भ से निकालकर छाती पर ले आए। अब वे विदेशियों की नज़रों से बिल्कुल बाहर थे। यहाँ अभी उन्हें कठिनता से 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि उन्हें दूर सागर की छाती पर तैरता हुआ एक विशाल काला डब्बा नजर आया। वे समझ गए कि यही भारतीय जलपोत है। उनकी पनडुब्बी तेजी के साथ उस ओर दौड़ने लगी। उधर एक कक्ष में विकास जलपोत से संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था। कुछ देर पश्चात वह अपने प्रयास में सफल हो गया। दूसरी तरफ से बोलने वाला भारतीय सेना का कोई कर्नल था। विकास ने उसके सीक्रेट सर्विस की चीफ की आवाज़ में बात की। ट्रांसमीटर पर उसने यह बता दिया था कि जलपोत की ओर बढ़ने वाली पनडुब्बी उसकी है। इस प्रकार पनडुब्बी जब जलपोत के करीब पहुंची तो जलपोत में उपस्थित कर्नल ने उनका स्वागत किया। विकास ने कर्नल को सारी स्थिति समझा दी। उसने बता दिया कि गुलशनगढ़ की सरहदों पर दुश्मन दल का जाल बिछा हुआ है। इन सब परिस्थिति को देखते हुए विकास ने एक योजना तैयार की। उसने कहा, 10 और 20 नंबर मेरे साथ हैं। हम दोनों अपनी पनडुब्बी लेकर जलपोत की सुरक्षा हेतु आगे आगे चलेंगे। जलपोत हमारे पीछे होगा। काम इसी योजना पर किया गया। नंबर 37 और 15 जलपोत पर ही रह गए और विकास 10 और 20 को लेकर पनडुब्बी पर पहुंच गया। इस प्रकार पनडुब्बी जलपोत से आगे, लेकिन सागर के गर्भ में छुपकर आगे बढ़ने लगी। विकास ने जलपोत से युद्ध के लिए कुछ विशेष शस्त्र ले लिए। यह तो निश्चित था कि बिना युद्ध के शस्त्रों से भरा जलपोत सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच सकता था। जलपोत के अंदर उपस्थित भारतीय सैनिकों को भी उसने युद्ध के लिए सतर्क कर दिया था। अभी पनडुब्बी और जलपोत गुलशनगढ़ के सागरीय तट से थोड़े दूर ही थे कि विकास के सामने से एक पनडुब्बी आती हुई देखी। पनडुब्बी सागर के गर्भ में लहराती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। विकास तेजी के साथ घूमा और बोला, सतर्क हो जाओ, सामने दुश्मन की पनडुब्बी है। 10 और 20 नंबर ने एकदम तारपिंडो छोड़ने का यंत्र संभाल लिया। विकास पनडुब्बी का संचालन कर रहा था। वह बड़ी दक्षता के साथ पनडुब्बी चला रहा था। उन्होंने अधिक अवसर नहीं दिया। विकास ने पनडुब्बी को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया। सामने वाली पनडुब्बी उनकी रेंज में आ गई। उसी समय एकदम चीखा, विकास फायर! उसके इन शब्दों के साथ ही 10-20 नंबर की गनें गरज उठी। जल को चीरते हुए तारपिंडो सीधे सामने वाली पनडुब्बी से टकराए। पनडुब्बी के परछुक्के उड़ गए। सब कुछ सागर के गर्भ में विलुप्त हो गया। पनडुब्बी के टुकड़े सागर की तह में डूबते चले गए। तभी ट्रांसमीटर पर भारतीय कर्नल की आवाज़ गूंजी, हेलो हेलो, एक स्टीमर हमारी तरफ बढ़ रहा है। यह सूचना प्राप्त होते ही विकास ने पनडुब्बी का रुख सागर की छाती की ओर कर लिया। पेरिस्कोप में उसने स्टीमर की स्थिति पूरी तरह देख ली। उसने 10 और 20 नंबर को सतर्क कर दिया। वे दोनों नीचे से स्टीमर को लक्ष्य बनाकर फायर करने ही जा रहे थे कि अचानक एक जोरदार विस्फोट के साथ उनकी पनडुब्बी कांप उठी। किसी अज्ञात दिशा से चलने वाले तारपिंडो उनकी पनडुब्बी से टकराया था। पनडुब्बी के पिछले भाग के परछक्के उड़ गए थे। विकास सहित
वे दोनों भी बौखला गए। पनडुब्बी नष्ट हो चुकी थी। बड़ी तेजी के साथ विकास ने पनडुब्बी को घुमाया। दुश्मन की एक पनडुब्बी ने उन पर हमला उनके पीछे से किया था। अभी वे उससे पूरी तरह मुड़ भी नहीं पाए थे कि दुश्मन की पनडुब्बी एक धमाके के साथ किसी तिनके के भांति उड़ गई। कदाचित यह कार्य जलपोत पर उपस्थित भारतीय सैनिकों का था। उनकी पनडुब्बी का बुरी तरह घेराव हो चुका था। तभी स्टीमर से एक तारपिंडो लहराता हुआ आया और सीधा उनकी पनडुब्बी से टकराया। इस बार पनडुब्बी पूर्णतः नष्ट हो गई। विकास उछलकर सागर में जा गिरा। पानी में गहरी उथल पुथल मची हुई थी। तभी सागर एक बार फिर कांप उठा। जलपोत ने उस स्टीमर को उड़ा दिया था। पानी में गहरी उथल पुथल मची होने के बावजूद भी विकास तेजी के साथ जलपोत की ओर तैरने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे पानी में हिचकोले खाता हुआ एक जिस्म नजर आया। विकास तेजी से के साथ उसकी ओर बढ़ा। उस जिस्म का चेहरा नीचे की ओर, वह तैरता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसने देखा वो 10 नंबर था। नंबर 10 बेहोश हो चुका था। विकास ने उसे संभाला। नंबर 10 के चेहरे का नकाब न जाने पानी में कहाँ गुम हो गया था। विकास की दृष्टि नंबर 10 के नकाब रहित चेहरे पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। वह उस चेहरे को देखता ही रह गया। बराबर ही उसके मुंह से निकला, पारो गुर्र गुर्र। उस मशीन से एक तेज आवाज़ निकलकर वहाँ के तेज वातावरण में फैल रही थी। अभय सिंह के दाएं हाथ का अंगूठा एक बटन पर जमा हुआ था। उस समय वह लोहे से बनी एक विशाल मशीन के समीप खड़ा था और इस गुर गुर की आवाज़ के साथ मशीन के शीर्ष पर लगा शीशे का बना एक जार तेजी के साथ घूम रहा था। शीशे का बना हुआ यह एक गोल जार ठीक ऐसा था मानो विश्व का एक ग्लोब हो। ग्लोब के अंदर घूमने के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का तेजी से आगमन हो रहा था। कभी लाल, कभी पीला, हरा, नीला, बैंगनी, काला इत्यादि। हर पल उस शीशे के ग्लोब का रंग बदल रहा था। कभी दो दो, तीन तीन रंग एक साथ आते। अभय सिंह बड़े ध्यान से उन रंगों को देख रहा था। उसका अंगूठा बटन पर अपना दबाव बढ़ाता ही जा रहा था। जो जो दबाव बढ़ रहा था त्यों त्यों गुर गुर की आवाज़ और ग्लोब के घूमने की गति में भी बड़ी तेजी में अंतर आता जा रहा था। अभय सिंह के जिस्म पर इस समय डॉक्टरों जैसा एक सफ़ेद चोगा था। इस समय वह एक विशाल प्रयोगशाला में खड़ा था। उसके समीप ही खड़ा था जेब्रा, उसका विश्वसनीय साथी और सहयोगी। सारी प्रयोगशाला रासायनिक, भौतिक और बायोलॉजी के पदार्थों से भरी पड़ी थी। जगह जगह मोटे मोटे बेलजार विचित्र प्रकार के यंत्र, मर्त्य जीवों के जिस्म और इंसानी कंकाल लटके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे अभय सिंह इस समय अपने किसी विशेष कार्य में लगा हुआ था। जेब्रा बड़े ध्यान से अपने महाराज को देख रहा था। एकाएक अभय सिंह ने स्विच पर से उंगली हटा दी। उसी पल लाइब्रेरी में गूंजने वाली गुर गुर की आवाज़ बंद हो गई। समूची प्रयोगशाला में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तेजी से घूमता हुआ शीशे का ग्लोब भी धीरे धीरे अपनी गति कम करता गया और कुछ देर में पूरी तरह रुक गया। अब इस ग्लोब से कोई रंग नहीं था। वह साफ शीशे के भांति चमचमा रहा था। ग्लोब अंदर से खोखला था। किसी रंग का उस पर लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। अभय सिंह ने जेब्रा की ओर देखा। हमें लगता है कि अब हमें सफलता मिल जाएगी, अभय सिंह ने कहा। इसी पर सब कुछ निर्भर है महाराज, सम्मान के साथ जेब्रा ने कहा। जेब्रा का उत्तर सुनकर अभय सिंह कुछ नहीं बोला, बल्कि धीमे से मुस्कुरा कर रह गया। अभय सिंह की आंखों में इस समय एक विशेष चमक थी। वह स्थिर कदमों से आगे बढ़ा और घूमकर उस मशीन से दूसरी ओर पहुंच गया। प्रयोग शीट पर पहुंचकर उसने अपने फैले हुए सामान को देखा और बोला, अब केवल इनको समझना शेष रह गया है। कहते हुए अभय सिंह ने अपनी मेज से कागज़ का एक छोटा सा पुर्जा उठा लिया। इस कागज़ पर एक दोहा लिखा था, मात्र 2 पंक्तियों का एक दोहा, परंतु दोहा कुछ इस विचित्र सी भाषा में लिखा गया था कि इस भाषा को समझना असंभव नहीं तो बेहद कठिन अवश्य था।
जेब्रा की ओर देखकर अभय सिंह बोले, इस दोहे की पहली पंक्ति का मतलब तो मैं समझ गया हूँ और इसमें लिखे अनुसार मैंने सब कुछ कर भी लिया है, लेकिन इस दूसरी पंक्ति का अर्थ अभी नहीं समझ पाया हूँ। मेरे ख्याल से हमें ऐसा आदमी खोजना चाहिए महाराज, जेब्रा ने कहा, जो इस भाषा को समझ सके। समय बहुत कम है जेब्रा, अभय सिंह बोला। वैसे भी इस भाषा को समझने वाला हमें सरलता से नहीं मिल सकता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस भाषा को समझने वाला अब इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। यह आज किसे न जाने कितनी शताब्दियों पूर्व लिखा गया है। भला इस युग का कोई इंसान अथवा प्राणी अब तक जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन संभव है महाराज कि कोई विशेष भाषा विशेषज्ञ इसे पढ़ ले, जेब्रा बोला। किंतु इस प्रकार हमारा रहस्य खुल जाएगा, अभय सिंह ने कहा। जेब्रा इस प्रकार चुप हो गया जैसे बस यही वह न चाहता हो। उसकी चुप्पी देखकर अभय सिंह एक बार मुस्कुराया, फिर जेब्रा के कंधे पर हाथ मारकर बोला, घबराओ मत जेब्रा, दूसरी पंक्ति का मतलब भी मेरे दिमाग में चकरा रहा है, किंतु अभी यह नहीं कह सकता कि वह सही है अथवा गलत। क्या मतलब निकाला है महाराज? उत्सुक होकर जेब्रा ने प्रश्न किया। तुम्हें मालूम है जेब्रा कि मैं किसी प्रयोग में पूरी तरह सफल न हो जाऊं, अतः जब तक मुझे अपने शब्दों का पूर्ण विश्वास न हो। सॉरी महाराज, जेब्रा ने क्षमा मांगी। गुड, अभय सिंह ने कहा। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? 6:20 हुए हैं महाराज, जेब्रा ने सम्मानित स्वर में उत्तर दिया। 5 मिनट पश्चात मैं उसका परीक्षण करूंगा जो मैं इस दोहे की दूसरी पंक्ति से समझा हूँ, अभय सिंह बोला। मैं समझता हूँ कि 10 मिनट बाद मैं यह निर्णय सुना सकूंगा कि मैंने इस दोहे की पंक्ति का सही अर्थ निकाल लिया है अथवा कुछ गलत सोच रहा हूँ। 5 मिनट बाद क्यों महाराज? जेब्रा ने कहा। अभी क्यों नहीं? समय की तो सारी बात है जेब्रा, अभय सिंह रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो दूसरी पंक्ति में समय का ही सर्वाधिक महत्व है, लेकिन अब समय नहीं है जेब्रा, अभय सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट दी। समय तो होने वाला है, शांति के साथ सब कुछ देखते रहो। अगर मैं कुछ आदेश दूं तो तुरंत उसका पालन करो, अभय सिंह ने कहा, किंतु यह देखने अथवा जानने का कष्ट नहीं किया कि जेब्रा पर उसके शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई। उसकी ओर से पूरी तरह ध्यान हटाकर अभय सिंह पूरी तरह मशीन के पुर्जों से जूझने लगे। 1 मिनट के पश्चात की मशीन के दाईं ओर रखी स्क्रीन पर एक दृश्य उभर आया। इस दृश्य में कोई विशेषता नहीं थी, केवल प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य था। संध्या का दृश्य किसी कवि के लिए अत्यधिक मनमोहक था, लेकिन सोचने की बात यह थी कि अभय सिंह जैसा वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति इस दृश्य से क्या निकाल रहा था। किसी प्रेमी जोड़े के लिए भी यह दृश्य सुंदर हो सकता था, किंतु एक वैज्ञानिक जो प्राकृतिक सौंदर्य को एक नीरस सी वस्तु मानता है, वह इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था।